प्यारे बच्चा नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। तो हमारी मैथ की बुक बीएससी बीएड फर्स्ट की जो बुक पहला पेपर स्टार्ट किया था डिफरेंशियल कैलकुलस, तो उसका सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम होगा असमटोट। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनंत स्पर्शी। ठीक है, इस चैप्टर का नाम होगा अनंत स्पर्शी। तो अब तक जो हम पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासों के अंदर भी पढ़ चुके हैं, कुछ वक्र होती हैं स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड आकृतियां जैसे सर्कल है, इलिप्स है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है, ये बंद आकृतियां हम पढ़ चुके हैं। इनके बारे में, इनके समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, इनके प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो कुछ वक्र ऐसी होती हैं जो ओपन होती है, ठीक है, और वो चलती रहती है, आगे मतलब खत्म नहीं होती है। तो उनके बारे में हमें अब पढ़ना है। वो कौन कौन सी है, जैसे पैराबोला होगी, ठीक है, और एक हाइपरबोला, अति पैराबोला भी जिसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आकृति क्या होती है, खुली होती है, चलती रहती है इनकी वक्र। और इन जो ये ओपन आकृतियां होती हैं, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है, इनके पर टॉपिक हमें करना है। और वो क्या क्या चीज बताएगा इसके अंदर, अनंत स्पर्शी होती क्या है, तो इसके बारे में हमें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है असमटोट की। असमटोट की डेफिनेशन क्या आगी, क्या होती है असमटोट एक्चुअली में। जो ये खुली आकृति होती है, इनको कोई वक्र सरल रेखा लें, और ऐसी कोई सरल रेखा है जो ये आकृतियां हैं, इनको अनंत के ऊपर, ठीक है, कोई आकृति है मतलब ओपन आकृति है और वक्र की, तो उसके साथ एक सरल रेखा भी चले और वो अनंत पे जाके छूने की कोशिश करे, छुए ना, बट वो इतनी नजदीक आ जाए कि जो उनके बीच में जो डिस्टेंस है सरल रेखा और उस वक्र के बीच में, वो बहुत ही माइनर होता जाए, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी आकृति बनाता हूं और उसके बाद में आपको ये डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आएगी। जैसे हमारे पास एक आकृति है, कोई वक्र चल रही है, चलो मैं बना ही लेता हूं। जैसे इस आकृति के बारे में हम जान भी चुके हैं, ये आकृति है, ये एक्स एक्सिस है। जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, ये जो कर्व है इसको छुएगी नहीं, बट छूने की कोशिश करेगी, इसके नजदीक चलती रहेगी, बिल्कुल क्लोज होती रहेगी। उनके बीच में जो डिफरेंस है, ये जो सरल रेखा कौन सी है, सरल, इसमें सरल रेखा हमारे पास एक्स एक्सिस का काम कर रही है, ठीक है। ये सरल रेखा और ये वक्र है, ये कर्व है, इसको अनंत पर, मतलब अनंत जैसे जैसे ये चलती रहेगी, तो ये कर्व है और जो सरल रेखा एक्स एक्सिस है, इनके बीच में जो डिफरेंस मतलब गैप है ना, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो बहुत ही छोटा रहेगा, मतलब जीरो को टेंड करने की कोशिश करेगा, बट इसको छुएगा नहीं, ठीक है। तो ऐसी सरल रेखा जो किसी वक्र को अनंत पर छूने की कोशिश करती है बट छू नहीं पाएगी, बट उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा होगा, तो उस सरल रेखा को हम क्या बोलते हैं, असमटोट बोल देते हैं, ठीक है। अब समझ में आई वो बातें। तो इसको हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। असमटोट की परिभाषा क्या होगी कि एक ऐसी सरल रेखा जिसको कोई वक्र या फिर या किसी भी वक्र को कोई सरल रेखा अनंत पर, उनके बीच में डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब जैसे मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है, यहां पर इस वक्त इसका डिस्टेंस ये है, ठीक है। तो अनंत की बात करें तो उनके बीच में ये डिस्टेंस है, जीरो को टेंड करें, ठीक है। तो ऐसी सरल रेखा को हम क्या बोल देते हैं, असमटोट कहते हैं, ठीक है भी। अब ये असमटोट, जैसे अभी तो मैंने ये कहा है कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक सरल रेखा ली है मैंने,
इसी प्रकार यहां पर भी देखते हैं वाई एक्सिस को ये करो, ये भी अनंत पर जाके छूने की कोशिश कर रही है बट छू नहीं पाती है। ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो 0 को टेंड कर रहा है। ये ऐसे चलती जाएगी अनंत पर, बहुत नजदीक आ जाएगी बट इसको छू नहीं पाएगी। तो ये जो सरल रेखा वाई एक्सिस है, ये भी क्या है, इसका असमतोट है, असमतोट। ठीक है ना, तो यानी वो सरल रेखा जो किसी वक्र को अनंत पर छूने की कोशिश करती है बट छू नहीं पाती। ठीक है, उनके बीच में, या फिर ये कह दो उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो 0 को टेंड करे। ठीक है, यानी जो डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटा हो, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, क्योंकि आगे आगे ये देखो डिस्टेंस कितना छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होए, 0 को टेंड करें, तो ऐसी सरल रेखा को हम असमतोट कहते हैं। ये तो चलो ये भी बनाई मैंने, अब मैं और बनाता हूं एक दो आकृति। कोई वक्र है, ये हमारे पास कोई वक्र है, ठीक है, और एक सरल रेखा ले लेता हूं मैं। और ये भी चलती जा रही है, आगे ये चलती जा रही है, और ये भी इसके नजदीक आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यानी ये वक्र भी चल रही है और ये सरल रेखा भी चल रही है, और अनंत के ऊपर इनके बीच में डिस्टेंस है ना, 0 को टेंड करेगा। मतलब जो डी है, डिस्टेंस है बीच में, यानी ये वाला डिस्टेंस, जैसे जैसे ये आगे चलते जाएगी ये डिस्टेंस बहुत कम होता जाएगा, वो डिस्टेंस 0 के आसपास होए। ठीक है, तो उस सरल रेखा को हम क्या बोलते हैं, इस वक्र का असमतोट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने असमतोट दो टाइप के पढ़ने हैं। ठीक है, दो टाइप के असमतोट होते हैं। एक तो क्या कहें कि भी ये जो सरल रेखा खुद और कोई ना हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही हो। ठीक है, या फिर इनके समानांतर कोई और हो। बात समझना क्या है कि असमतोट या तो एक्स एक्सिस और या वाई एक्सिस हो, या फिर इनको छोड़ के इनके समांतर कोई रेखा हो और उसको कोई करो छूने की कोशिश करे। जैसे मैं एक और बना देता हूं आकृति, मतलब इसके समांतर वाई एक्सिस के समांतर एक रेखा और ले ली मैंने। ठीक है, और इसको कोई करो छूने की कोशिश करे अनंत पर जाकर। दिखने में तो ये वाई एक्सिस दिखाई दे रहा है बट हमारा ओरिजिन यहां पर है, तो वाई एक्सिस ये है, बट इसके समांतर कोई और रेखा, सरल रेखा है। ठीक है, सरल रेखा, और उसको कोई करो है ना अनंत पर जाके छूने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये सरल रेखा फिर असमतोट कहलाएगी। बट ये है क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। इसी प्रकार हम यहां पर भी कह सकते हैं, जैसे एक्स एक्सिस है, इसके समांतर कोई और सरल रेखा ले लेते हैं। जैसे कोई समांतर रेखा, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी हो सकती है, और इसको कोई करो, जैसे ये अनंत पर जाके छूने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ले परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट एक्स एक्सिस तो ये था, ये तो कोई और एक्स एक्सिस के समांतर सरल रेखा थी और उस कर्व को छूने की कोशिश कर रही थी अनंत पर, तब ये असमतोट कहलाएगा। ठीक है, तो असमतोट एक तो खुद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गए, या फिर उनके समानांतर हो गए असमतोट। जैसे वाई एक्सिस के समांतर असमतोट और एक्स एक्सिस के समांतर असमतोट, यानी सरल रेखा को असमतोट बोल देते हैं। ठीक है, तो या तो ये हो गए, या फिर इन दोनों एक्स एक्सिस को छोड़ के या उनके समांतर को छोड़ के कोई और हो, और मतलब कि भी वो रेखा सरल रेखा है, ना ही तो वाई एक्सिस के समांतर हो और ना ही एक्स एक्सिस के समांतर हो, तो ऐसे असमतोटों को हम ओब्लिक बोल देते हैं, तिर्यक असमतोट। ठीक है, तिर्यक मतलब काट रही है, मतलब एक्स एक्सिस को काट रही है, तिर्यक में कुछ न कुछ एंगल बना रही है रेखा। देखो इसके साथ 90 का कोण नहीं बना रही, थीटा का मान है कुछ अलग है, 90 का बनाने के बाद में ये तो वाई एक्सिस के समांतर हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार कोई और भी है, एक्स एक्सिस के समांतर नहीं है बट एक्स एक्सिस के मतलब कोई तिर्यक रेखा ऐसे भी हो सकती है। ठीक, तो ऐसे असमतोटों को जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के समांतर नहीं है, उन असमतोटों को हम, उन सरल रेखाओं को हम तिर्यक बोल देते हैं। ठीक है, तो टू टाइप की हमारे पास असमतोट हो जाएंगे, टाइप्स ऑफ असमतोट, अंशस्पर्शी प्रकार। असमतोट को शॉर्ट में ASY लिख देते हैं असमतोट को। ठीक है, तो दो टाइप के हो गए क्या। नंबर एक, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों को एक साथ में लिख दिया मैंने। एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो,
उन असमतोटों को, उन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के समांतर असमतोटों की एक टाइप बन गई है। नंबर 2 है ओब्लिक असमतोट, यानी तिर्यक अनंत स्पर्शी। तिर्यक अनंत स्पर्शी, ठीक है। तो यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के समांतर वाले असमतोट एक टाइप होगी है, ठीक है। और दूसरा है ओब्लिक यानी तिर्यक असमतोट, ठीक है। तो हम इन तिर्यक असमतोटों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हो सकता है कि कोई एक्सिसों के पैरेलल भी कोई असमतोट मिल जाए, यानी सारे असमतोट निकालने पड़ेंगे हमें, और उसके कितने असमतोट होंगे उसके बारे में भी हमें डिस्कस करेंगे, ठीक है भी एक्स एक्सिस के समांतर असमतोट है कि या नहीं है इस वक्र का, वाई एक्सिस के समांतर कोई असमतोट है कि या नहीं है, और फिर अगर जो उनके समांतर नहीं है तो फिर हमारे पास तिर्यक असमतोट मिलेंगे, ठीक है। और कुछ असमतोट ऐसे होते हैं, कुछ सरल रेखाएं ऐसी होती है जो इस 2 डायमेंशन के बोर्ड के ऊपर असमतोट नहीं है, बट वो वक्र है ना जैसे स्पेस के अंदर आ गई है, तो उसको कोई भी सरल रेखा छूने की कोशिश करती है, तो ये इमेजिनरी असमतोट होते हैं। तो यानी किसी वक्र के असमतोट निकालेंगे तो रियल वाले, जो वास्तविक वाले, जो बोर्ड के ऊपर आने वाले असमतोट है उनके बारे में हमें डिस्कस करेंगे, और जो इमेजिनरी है उनके बारे में हमें नहीं बताएंगे, ठीक है। वो नहीं निकालेंगे, काल्पनिक वाले हम असमतोट नहीं ज्ञात करेंगे, ठीक है भी, क्योंकि वो हमें पता है 2 डायमेंशन यानी बोर्ड के ऊपर तो है ही नहीं, क्योंकि सरल रेखा तो 2 डायमेंशन बोर्ड के ऊपर आ जाती है। तो वही अगर वक्र अगर स्पेस के अंदर निकल के आए और उसको कोई भी रेखा छूने की कोशिश करे तो वो क्या कहलाते हैं, वो असमतोट क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी काल्पनिक असमतोट कहलाते हैं, ठीक है भी। तो ये 2 टाइप के असमतोट हैं और इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। असमतोट कैसे निकाले जाते हैं तो उसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। असमतोट निकालते कैसे हैं, वक्र कैसी मिलेगी, वक्र का समीकरण क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहां पर कोई भी फलन आपको मिलेगा एफ एक्स वाई का, 2 चरों का, क्योंकि 2 डायमेंशन के अंदर वाली ही हमें ज्ञात करनी है, तो एक्स वाई का कोई फलन मिलेगा, ठीक है। तो उनकी बड़ी से बड़ी घात कितनी होगी, वाई की बड़ी बड़ी घात कितनी होगी, वो भी हमें पता करेंगे इसमें। तो ऐसा कोई समीकरण मिलेगा और उसका हमें असमतोट कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। तो उससे पहले थोड़ी सी बात और आती है कि ये जो बहुपद है, ठीक है, पोलिनोमियल है, इसका हमें पोलिनोमियल तो नहीं कह सकते क्योंकि ये जो समीकरण है इरेगुलर मिलते हैं, ठीक है। पोलिनोमियल के अंदर तो हमें पता है कि एक रेगुलरिटी मेंटेन चलती है। तो इनका असमतोट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनका तरीका क्या होगा, ठीक है, समीकरण क्या दिया हुआ मिलेगा, उसका असमतोट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके प्रोसेस हम पैरेलल असमतोट है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के, वो कैसे निकालेंगे, और बाकी जो तिर्यक है वो कैसे निकालेंगे, उनका प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले आती है कंडीशन क्या होगी असमतोट की, भाई उसका असमतोट की कंडीशन आया है टॉपिक उसके बारे में कि कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस, भाई इसका असमतोट निकलेगा नहीं निकलेगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि उस समीकरण के अंदर, इस समीकरण के अंदर कहता है कि जैसे ये कोई आपके पास बहुपद लिख रखे हैं, तो उसके अंदर कहता है कि सबसे बड़ी से बड़ी घात आप बाहर निकाल लोगे, ठीक है, यानी वो घात बड़ी से बड़ी, और उससे उस समीकरण को डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद में वो फलन है ना इस टाइप का मिल जाएगा, ये एफ है, नया फलन मिलेगा तो उसका नया नाम दे दो पाई वाई अपॉन में एक्स की टाइप का, ठीक है, पाई और एक्स की घात कुछ कॉमन निकल चुकी होगी, और उसके बाद में फिर ये इस टाइप में क्वेश्चन बनता रहेगा, एक्स की n माइनस में 1 और फाई वाई अपॉन में एक्स, ठीक है ना, इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये मतलब आप करते हैं, बट अपन हर एक क्वेश्चन में ये काम नहीं करना, बस आप उसके जो मेथड होते हैं असमतोट निकालने के वही सीखना है बस अपन है, ठीक है। बस मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि असमतोट के जो कंडीशन है निकालने की वो क्या होनी चाहिए। तो यहां पर ये कहता है कि y अपोन में x जो आया है, y अपोन में x ये परिमित संख्या आनी चाहिए, ठीक है, और x टेंस टू इन्फिनिटी को टेंड करें, x टेंस टू इन्फिनिटी करें, तो ये
एक नंबर को 10 करना चाहिए, कोई फाइनाइट नंबर को 10 करना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, तो फाइनाइट नंबर m, ठीक है। तो उसके बाद में असमतोट की लुक कैसी दिखाई देगी? असमतोट तो हमें पता है एक सरल रेखा होती है, और सरल रेखा होती है तो हमें पता है कि उसका समीकरण क्या होता है, देखिए ना, सरल रेखा का समीकरण, वो असमतोट एक सरल रेखा है, तो उसका समीकरण हमें जानते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में, और ये सी इस टाइप की होती है, और m जहां पर क्या होता है, उसका स्लोप होता है, उसकी ढाल होती है, x एक्सिस के साथ कितने का कोण बना रही है, ठीक है, तो वो ढाल होती है, और वही चीज हमारे पास ये है y अपॉन में x, यानी ये ढाल यही चीज है। तो समीकरण जो होगा असमतोट का वो ऐसा दिखाई देगा, और हमें फिर क्या निकालना पड़ेगा, असमतोट के अंदर m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इसके अंदर पुट कर देंगे और ये असमतोट निकल जाएगा, ठीक है भी, ऐसे निकालेंगे, m की वैल्यू और c की वैल्यू निकालेंगे, और ये m की वैल्यू और c की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो असमतोट आपको एक सरल रेखा दिखाई देगी, और वो उसकी लुक ये रहेगी, उसमें m फाइंड आउट करना है और कांस्टेंट c फाइंड आउट करना है। जैसे जैसे m की वैल्यू आती रहेगी उसके संगत c की वैल्यू भी आती रहेगी अलग अलग, ठीक है, मैं बता दूंगा कैसे निकाले जाता है शॉर्ट मेथड में। तो अब ये फलन है ना, इस रूप में y अपॉन में x में, ये जो चर है ना y अपॉन में x की टाइप में बन गए, इसका नया नाम मैंने क्या दे दिया था, m, ठीक है, ये कंडीशन है इसकी, y अपॉन में x टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएं तो एक परिमित नंबर आना चाहिए, तो इसको यहां पे पुट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे तो ये फंक्शन किस टाइप का हो जाएगा, ये x की n और फाई की y अपॉन में x को हमने m नाम दिया, तो ये ठीक है, उसके बाद में x की n माइनस में 1 और फाई m, इस प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि y की कुछ ना कुछ घात भी मिलेगी, यहां पर फंक्शन है जो वो घात में मिलेगा, तो x की n बार, जिस प्रकार से x की n बार निकाला तो वैसे भी y की पावर कुछ न कुछ n मिलेगी, ठीक है, तो यानी ये n डिग्री का मिल जाएगा, तो n डिग्री का है तो मैंने यहां पर n डिग्री लिखना शुरू कर दिया, ये n माइनस 1, ठीक है, इस प्रकार से n माइनस में 1, इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का लुक बनेगा, x की n से सारे को डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, फाई की n m प्लस में x 1 बाई में x बन जाएगा, क्योंकि x n से एक n x n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे x बचेगा, पाई की n माइनस में 1 m, और ये चलता रहेगा, ठीक है भी, इस तरह का लुक बन जाएगा। और हमें पता है कि x टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे, x टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो ये सारा जीरो आगे, क्योंकि 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स की 3, 1 बाई एक्स की 5, और चलता रहेगा सारे जीरो, तो ये बनेगा भाई हमारे पास फाई की n घात का इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये मिलेगा, और यानी इसका मतलब वो क्वेश्चन के अंदर n घात वाले मैंने हैं इकट्ठे करने हैं, सबसे पहले n घात वाले इकट्ठे करेंगे, फिर n माइनस में 1 घात वाले चर पद होते हैं वो इकट्ठे करेंगे, फिर n माइनस में 2 घात वाले पद जो होते हैं ना उसके अंदर वो इनको इकट्ठा कर लेंगे, और उनके अंदर m रखते रहेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये बड़े से बड़ा पद वाला मिल जाए, बड़ी से बड़ी घात वाले पद इकट्ठे कर लेंगे, फिर छोटी घात वाले पद इकट्ठे करेंगे, ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा मतलब काम करने का, बट मैं अभी नहीं बता रहा आपको। तो सीधी सी बात है कि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, तो यानी मैं ये बता रहा था कि m कहां से मिलेंगे, तो अब ये समीकरण है m घात का है, तो m के मान निकालेंगे तो m के मान मिलते रहेंगे, m1 इस बहुपद को हम सोल्व कर देंगे, m1 m2 m3 और उसके बाद में mn, ठीक है ना, n ही मिलेंगे आपको, ठीक है, इसके मूल n ही मूल मिलेंगे, n घात का है तो n ही मूल मिलेंगे, ठीक है, ये मूल है। अब ये m1 मिल गया तो m1 यहां पे पुट कर देंगे, तो फिर c1 कहां से मिलेगा, तो c1 का फार्मूला मैं और बता देता हूं, c कहां से निकाला जाता है, तो c निकालने का तरीका होता है, ये बड़े से बड़ा बहुपद है, मतलब इस पद के अंदर से बड़ी से बड़ी घात वाले बहुपद है, उसको हम लिखेंगे फाई n m, ठीक है, उसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे, तो यहां पर ना लिखें तो बड़े से बड़े वाला का, चाहे यहां पर लिख दो भाई, एक बार नीचे यहां पर लिख दो n, क्योंकि मैं यहां पर कुछ करने वाला हूं, तो यहां पर उसका डेरिवेटिव करेंगे m के रिस्पेक्ट में, और अब इससे ऊपर क्या लिखेंगे, इससे ऊपर लिखेंगे इससे एक कम वाला, यानी आगे n माइनस में 1 घात वाले बहुपद जो भी बनेंगे उनको हम यहां पर लिखेंगे, तो फाई n माइनस में 1
m और एक माइनस हम यहां पर लगा देंगे, तो ये c निकालने का। अब कहता है ये इससे c कैसे निकलेगा। अब जैसे पहला मूल m1 आया था, तो m1 यहां पे पुट करेंगे, m1 यहां पर पुट करेंगे, इनको सोल्व करेंगे, और ये सोल्व करने के बाद में जो, क्योंकि m कांस्टेंट मिलेगा, यहां पर m कांस्टेंट मिलेगा तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। पहले तो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इस बहुपद का डेरिवेटिव निकाल के उसके अंदर m की वैल्यू डाल देंगे, और तो वहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये इनको सोल्व करके उसके संगत c1 नाम दे देंगे, क्योंकि m1 पुट किया इसमें, यहां पर m1 पुट किया है, तो उसके संगत जो भी मान आएगा उसका नाम दे देंगे मैं c1, उसका नाम c1 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर m2 को यहां पर रखेंगे, m2 को यहां पर रखने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका नाम दे देंगे c2, ठीक है भी। तो इनकी वैल्यू m1 के संगत c1 आ जाएगा, फिर c2 मिल जाएगा, और इसी प्रकार cn, ठीक है भी। इन सभी मूलों के संगत कांस्टेंट की वैल्यू भी मिलती रहेगी। तो अब असमतोट क्या बनेंगे, फिर m1 c1 रख देंगे, फिर m2 c2 रख देंगे, इसी प्रकार ये सरल रेखाएं प्राप्त होती रहेगी। तो पहला असमतोट y1 लिख दो, चाहिए y इज इक्वल टू m1 x प्लस में c1, इसी प्रकार m2 रखेंगे, तो यानी इन दोनों मानों के संगत, यानी इस युग्म को आप यहां पर पुट करेंगे तो पहला असमतोट मिल गया, इसके संगत ये वैल्यू आई c की, तो इस युग्म को यहां पे पुट करेंगे, m2 c2 को, m2 x c2, तो ये दूसरा असमतोट मिल गया। इसी प्रकार फिर ये m3 और c3 रखेंगे, तो उसके संगत नया असमतोट m3 x और c3, ठीक है भी। तो ये इस प्रकार से हमारा असमतोट फाइंड आउट हो जाएंगे। अब बात यह आई है कि ये कितने बनेंगे, तो यानी जितने ये मूल है उतने बनेंगे, तो इसका मतलब असमतोटों की संख्या कितनी होगी, यानी n, यानी इसका मतलब कि ये जो बहुपद स्टार्टिंग वाला था, या फिर ये कह देंगे कि ये सबसे बड़े से बड़ा बहुपद है उस समीकरण के अंदर, ठीक है ना। इस समीकरण के अंदर बड़े से बड़ा बहुपद है, बड़ी से बड़ी घात वाले बहुपद है, तो यानी वो वाला बहुपद जो सबसे बड़े से बड़ा है उसमें से पूरे समीकरण में से निकाला है, तो वो उसके अंदर सबसे बड़ी से बड़ी घात है चर की, तो यानी सभी समीकरण के लिए भी वो बड़ी से बड़ी रहेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा कि उस बहुपद के असमतोटों की संख्या कितनी होगी, जितनी उसकी डिग्री होगी, यानी उस समीकरण की जो डिग्री होगी, उस बहुपद की जो डिग्री होगी, उतने ही उसके असमतोट निकलेंगे भी, ठीक है। चलो, यहां तो फिर n का लिया है, तो n मूल निकले थे, उनके संगत n ही कांस्टेंट निकले थे, तो यानी बहुपद यानी असमतोटों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू mn x प्लस में cn, ठीक है। तो n असमतोट निकलेंगे भी, ठीक है। चलिए ठीक है, ये बात तो यहां तक समझ गया। अभी लग तो ये m1 m2 m3 m4 सारे मूल अलग अलग मान के चल रहे हैं, अभी ऑल रूट्स आर क्या है, डिफरेंट है, सारे मूल अलग अलग है, ठीक है। अगर हो सकता है कि इनमें से कोई दो मूल समान हो जाए स्टार्टिंग वाले, तब ये c का मान निकालना है ना, उसके लिए डिफरेंट मेथड रहेगा, भी इसके लिए डिफरेंट मेथड रहेगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 3 मूल समान हो और बाकी सारे डिफरेंट हो, तब c निकालने का अलग तरीका रहेगा, ठीक है। तो लिख देते हैं, नंबर केस लिखते हैं आप, अगर इफ m1 इज इक्वल टू m2 और बाकी सारे अलग अलग मूल हैं, ठीक है, बाकी सभी अलग अलग मूल है, उसके लिए तो c निकालने का ये तरीका रहेगा। और अगर जो हमारे पास दो मूल समान हो गए, तो c निकालने के लिए फार्मूला लिखते हैं, हमें लिखेंगे कैसे, c2 2 फैक्टोरियल फाई m, ठीक है, 2 है तो सेकंड डेरिवेटिव और n घात का, ठीक है भी। चलो आगे, c की पावर 1 फैक्टोरियल फाई n माइनस में एक कम कर देंगे, n माइनस में फाई n माइनस में 1m फंक्शन कहां मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा फलन के अंदर कहां पे मिलेगा, सेकंड वाला पोर्शन ये होता है ना, वो मिलेगा, ठीक है। m प्लस में और फाई, मतलब कम करते जा रहे हैं सारी चीजें, ये 2 है, ये 1 है, फिर 0 आ जाएगा, 0 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर 1
ठीक है, सी की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सी की पावर 0 यानी 1, ये सारा मैटर 1 हो जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा। इसी प्रकार n है, n-1 है, n-2 और m, ठीक है भी, इज इक्वल टू 0। ले इससे क्या, ये 2 घात का c के अंदर, यानी ये तो कॉन्स्ट m का मान जैसे जैसे मिलेगा, यानी जिसके ऊपर वैल्यू इक्वल है, m1 रख दो चाहे यहाँ पर चाहे m2, क्योंकि ये दोनों के वैल्यू सेम है, इसका नया नाम दे दो m, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो c के अंदर द्विघात समीकरण बन जाएगा, c के अंदर जो कि c में द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और c को सोल्व करेंगे, c मतलब द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे तो c के 2 मान आएंगे, c के 2 मान आ जाएंगे, C1 और C2, द्विघात को सोल्व करेंगे तो C के 2 ही मान आएंगे द्विघात के, तो यानी इसका मतलब M1 और M2 यानी M के संगत C के 2 मान आएंगे, तो M1 के लिए संगत C1, और ये दोनों तो इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, और M2 के लिए फिर C2, तो इसके असमतोट बन जाएंगे y इज इक्वल टू C1 M1 और M2, यानी ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। M क्या लिखे मैं, असमतोट क्या लिखते हैं, m और x प्लस में c1 और y, दूसरा असमतोट है m, क्योंकि m1 m2 तो इक्वल ही है, यहाँ पर m1 यहाँ पर m2, बट वो तो इक्वल है तो उसका नाम तो मैंने m दे रखा है, x और प्लस में c2, तो ये असमतोट है, और बाकी जो है सारे मूल मान लेते हैं कि वो डिफरेंट है, डिफरेंट के संगत, तो c निकालने का तरीका हमारा ये रहेगा। अब नंबर 2, हो सकता है कि इसमें 3 मूल समान हो, 3 मूल, अगर m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3, यानी इनमें से जो मूल निकाले तो हो सकता है स्टार्टिंग वाले 3 कोई भी 3 हो, तो उनको पहले हम निकाल लेंगे, तो फिर C1 C2 गए, इसका नया नाम दे दो m, तीनों इक्वल है तो यानी नया नाम दे दो m, तो C निकालने का तरीका क्या, बस यही, थोड़ा सा फर्क कर देंगे, यानी 3 वाला पोर्शन और आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। C की 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 5n और ये 3 बार डेरिवेटिव, ठीक है, m प्लस में C2 फैक्टोरियल 5n माइनस में 1, यानी n माइनस में n घात वाले बहुपद, यानी जो पद होते हैं बहुपद के अंदर पद होते हैं उनको इकट्ठा किया है, ठीक है। m 3 डेरिवेटिव है तो 2 डेरिवेटिव प्लस में C1 1 फैक्टोरियल 5n माइनस में 2m और 1 डेरिवेटिव प्लस में c की 1 कम करेंगे तो 0, यानी c की 0 1, और फिर यहां पर भी 1 कम करेंगे तो 0 0 का फैक्टोरियल 1, ठीक है भी, तो यानी ये 1 हो जाएगा, और 5n माइनस में 3 हो जाएगा, और डेरिवेटिव 1 था, 1 कम कर देंगे तो 0, यानी कोई डेरिवेटिव नहीं करना, तो यानी m और n माइनस में 3 और इज इक्वल टू 0, तो यानी जैसे ही m का मान यहाँ पर पुट करेंगे, m1 m2 m3 ये सारे इक्वल है, यहाँ पर पुट करेंगे और ये कांस्टेंट रकम मिलती रहेगी, ये कांस्टेंट है, कट बढ़ा के कोई कांस्टेंट रकम यहाँ पर आ जाएगी, इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे, ये कांस्टेंट रकम आएगी, यानी ये वाली कांस्टेंट रकम आ जाएगी, ठीक है। तो यानी ये क्या है, C में क्यूबिक है, और उस क्यूबिक को फिर हम हल करेंगे तो C1 C2 C3 3 मान प्राप्त हो जाएंगे, तो असमतोट क्या बन जाएंगे, y इज इक्वल टू m में पहला असमतोट है x प्लस में C1, m1 m2 m3 के वो तो सेम है इसलिए m1 m2 नहीं लिखूंगा, दूसरा असमतोट y2 mx C2, इसी प्रकार y3 और mx C3, ठीक है भी। तो इस प्रकार से ये चलता रहेगा हमारा सिस्टम। अगर हो सकता है कि 4 मूल सेम हो तो आपने क्या करना है, C4 C की पावर 4 और 4 फैक्टोरियल 5n 4 डेरिवेटिव m, फिर उसको कम करते रहेंगे और इसी प्रकार 4 घात का बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी, उससे मूल निकालेंगे, C के 4 मान आ जाएंगे, C के मान 4 आ जाएंगे तो उनके संगत 4 असमतोट प्राप्त हो जाएंगे भी। तो ये प्रोसेस रहेगा, बट
ज्यादा से ज्यादा 3 ही मूल जिसके सेम होंगे इतने तक ही आता है एग्जाम में, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना मुश्किल हो जाता है, 3 घात वाली ही सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो हो सकता है कि एग्जाम में 2 जिसके 2 ही मूल सेम हो वहां तक ही पूछा जाए। ठीक है भाई, तो ये प्रोसेस रहेगा हमारा काम करने का। तो अब हम इसको शॉर्ट में करेंगे, थोड़ा सा काम कैसे कैसे करेंगे। असमतोटों की संख्या मैंने बता दी है कि भी असमतोट जितने इसके मूल निकलेंगे उतने ही इसके असमतोट मिलेंगे, उससे ज्यादा इसके असमतोट नहीं हो सकते। अगर हो भी गए तो वो सेम ही होगा, किसी असमतोट के बराबर ही होगा। ठीक है, चलो उसके बाद में मैक्सिमम अलजेब्रा, ठीक है, बात आई है। ये तो थी सारे तिर्यक टाइप के असमतोट है ना, वो निकालने का प्रोसेस बता रहा था। पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो असमतोट है वो कैसे निकाले, तो वो बता देते हैं, और उसके बाद में फिर ये क्वेश्चन करेंगे इसके, यानी थोड़ी समराइज और कर लेंगे भी आपने क्या क्या काम करना है, असमतोट कैसे निकालते हैं। ये तिर्यक असमतोट निकालने की बात बताई मैंने। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के समांतर असमतोट निकालने के तरीके क्या रहेंगे, सरल सा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फंक्शन मिलेगा आपको एक्स और वाई के अंदर, ठीक है। कहता है कि तिर्यक असमतोट निकालने का तो तरीका क्या होगा, इस बहुपद के अंदर एक्स की जो बड़ी से बड़ी घात है, एक्स की जो बड़ी से बड़ी घात है उसका गुणांक क्या है, उसका गुणांक को 0 के बराबर रख दो, उसके गुणांक को 0 के बराबर रख दो, तो जो एक समीकरण सा मिलेगा सरल रेखा का, वही उसका असमतोट होगा। अगर जो वो गुणांक कांस्टेंट है तो वो कोई असमतोट नहीं है उसका, एक्स एक्सिस के समांतर। तो लिखेंगे एक्स एक्सिस के समांतर असमतोट। तो कहता है कि एक्स की बड़ी से बड़ी घात का गुणांक शून्य के बराबर रख के प्राप्त किया जाता है, बशर्ते, शर्त क्या है, गुणांक कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर जो गुणांक कांस्टेंट है तो उसका एक्स एक्सिस के समांतर कोई असमतोट नहीं है। अगर जो गुणांक बड़े से बड़े एक्स की घात, जो बड़ी से बड़ी एक्स की घात देख लेंगे समीकरण के अंदर, एक्स की बड़ी से बड़ी घात का गुणांक अगर जो कांस्टेंट है तो उसका एक्स एक्सिस के समांतर कोई असमतोट नहीं है। ठीक है भी, शर्त उसकी ये है, गुणांक कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर गुणांक कांस्टेंट नहीं है तो जो गुणांक आएगा उसको शून्य के बराबर रख के हम असमतोट प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार वाई एक्सिस के समांतर निकालना हो तो बस कुछ नहीं है, वाई एक्सिस बड़ी से बड़ी घात का गुणांक शून्य के बराबर रख के प्राप्त किया जाता है। शर्त उसकी क्या है कि उसका जो वाई एक्सिस, वाई की बड़ी से बड़ी घात का गुणांक है कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर जब वो कांस्टेंट है तो उसका असमतोट वाई एक्सिस के समांतर भी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ना तो खुद वाई एक्सिस होगा और ना ही वाई एक्सिस के समांतर कोई असमतोट मिलेगा। तो ये छोटा सा प्रोसेस था एक्सिसों के समांतर असमतोट निकालने का। ठीक है भी, चलिए फिर अब हम समराइज कर लेते हैं कि असमतोट कैसे ज्ञात करते हैं। समराइज करना बस यही है, सबसे पहले हमें एक्सिसों के समांतर उस समीकरण का असमतोट है कि या नहीं है वो चेक करेंगे, क्योंकि इसमें ये छोटा सा प्रोसेस होता है। तो हम यहां पर देख लेंगे, अगर जो एक्सिस के समांतर, वाई एक्सिस के समांतर कोई असमतोट नहीं है, फिर हम तिर्यक असमतोट निकालने की कोशिश करेंगे। और तिर्यक असमतोट निकालने का तरीका मैं अभी बता रहा हूं शॉर्ट में। समरी कर लेते हैं कैसे प्रोसेस क्या रहेगा, बस वो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, बस इतना ही याद रखना है आपने, और कुछ नहीं।
तिर्यक असमतोट निकालने के तरीके। सबसे पहले कहता है, तो सबसे पहले उसमें देखो एक्सिसों के समांतर कोई असमतोट है या नहीं है। अगर है तो आप चेक करो, उनको आप पहले से लिख दो, ठीक है। तिर्यक समांतर असमतोट निकालने का तरीका मैंने बताया था कि एक्स के समांतर अगर है कोई असमतोट तो एक्स की बड़ी से बड़ी जो घात है उसका गुणांक चेक करो। अगर गुणांक कांस्टेंट है तो एक्स एक्सिस के समांतर कोई असमतोट नहीं है। और उसके बाद में अगर गुणांक कांस्टेंट नहीं है, कोई और चर के रूप में है, ठीक है, तो जैसे y के फॉर्म में मिलेगा, चर के रूप में है तो उसको शून्य के बराबर रख के और वो एक समीकरण मिलेगा, वही समीकरण उसका क्या है, असमतोट होगा एक्स एक्सिस के समांतर। इसी प्रकार वाई एक्सिस, ठीक है। तिर्यक निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि समीकरण के अंदर कोई समीकरण मिलेगा x और y, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान, यानी वो m में कन्वर्ट किया था, m में कन्वर्ट किया था तो, और हमें पता है x से तो हमने डिवाइड कर दिया था, तो यानी वो y अपॉन में x के रूप में बना था। तो उसमें हम क्या करते हैं कि समीकरण को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, बड़ी से बड़ी घात वाले पद, यानी सबसे बड़े से बड़े पद आगे लिख देंगे, फिर छोटे पद, फिर उससे छोटे वाले। यानी जैसे कोई समीकरण है, जैसे मैं थोड़ा सा 1 मिनट लिख देता हूं, x की 3 y प्लस में x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में x y प्लस में y प्लस में x प्लस में 1, ठीक है ना। इस तरह के समीकरण मिलेंगे, इस तरह के समीकरण मिलने वाले हैं, ठीक है। मैं बताता रहूंगा प्रोसेस इस समीकरण को लेके। तो x की बड़ी से बड़ी घात कितनी है, x एक्सिस के समांतर असमतोट निकालना है, तो x की बड़ी से बड़ी घात इसमें समीकरण में x की 3 है, तो उसका गुणांक कितना y, उसको y को शून्य के बराबर रख दो, y को शून्य के बराबर रखें तो y इक्वल टू 0 आ गया। y इक्वल टू 0 किसको दर्शाते हैं, y इक्वल टू 0 कौन होता है, x एक्सिस ही तो होता है, तो x एक्सिस उसका असमतोट मिल गया, बस। यानी y x एक्सिस के समांतर तो असमतोट मिल गया। इसी प्रकार y एक्सिस के समांतर कोई है क्या, नहीं है, ठीक है। तो y की बड़ी से बड़ी घात कितनी है, यहां पर ये भी x की तो बड़ी से बड़ी घात 3 थी, तो इसी प्रकार y की भी बड़ी से बड़ी घात 3 ही होनी चाहिए थी, ठीक है, बट नहीं है यहां पर। तो y की बड़ी से बड़ी घात यहां पर तो y स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को आप 0 के बराबर रख देंगे और x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 का मतलब कितना होता है, y एक्सिस को ही तो बोलते हैं, तो यानी एक असमतोट इसका ये मिल रहा है, ठीक है भी। चलो ये तो बात होगी। अब कहता है कि इस समीकरण के अंदर जैसे कोई समीकरण दे देगा आपके पास, बहुपद दे देगा कोई, तो इसका असमतोट निकालेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये तो x और y के अंदर है, तो सबसे पहले उसने ये कहा है कि समीकरण में ये fxy है, सबसे पहला काम क्या होगा, इस बहुपद में x की जगह 1 और y की जगह m रख दो, y की जगह m रख दो, ठीक है भी। ये काम सबसे पहले करना है, तो लिखेंगे तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, तो अच्छा एक बात और देखो इसमें से, वो जो मैं फाई के बारे में बता रहा था, फाई n क्या होता है, फाई n माइनस 1 क्या होता है, फाई n माइनस 2 वो क्या होता है, इसमें से ध्यान से देखिएगा। अपन ने क्या करना है, समीकरण को, बहुपद को अपन ने किस फॉर्म में लिखना है, बड़ी से बड़ी घात, मतलब जैसे ये टोटल घात इसकी कितनी है, 4 है, इसकी टोटल घात कितनी है, 4 है, इसको ऐसे आप अंडरलाइन कर दो। फिर उसके बाद में हमें पता 3 घात वाले आना चाहिए, 3 घात वाला कोई है क्या, नहीं है, क्योंकि 1 और 1 2 घात का ही बचा हुआ है, तो 3 घात वाला नहीं है, तो वो नहीं है, तो फिर छोड़ दो उसको, ठीक है। उसका नाम क्या होता, अब फाई n क्या है इसमें, फाई 4, ये फाई 4 लिखा जाएगा, इसका नाम फाई 4, n का मान भी डिसाइड हो गया, ठीक है, फाई 4 हो गया, फाई 4, ठीक है। और क्यों, क्योंकि हमें पता है इसमें 4 घात के ही है ये टोटल, ये प्रत्येक बहुपद है, प्रत्येक पद है वो 4 घात के है टोटल, ठीक है। तो जो गुणा में होते हैं उनकी टोटलिंग करते हैं भाई, चरों की, ठीक है, टोटलिंग। उसके बाद में 3 वाला नहीं है, फाई 3 नहीं इसमें है ही नहीं, उसके बाद में फाई 2, 1 और 1 2 घात वाला है, तो ये क्या बनेगा, फाई 2 बनेगा, ठीक है। फाई 1 क्या बनेगा, ये दोनों, ठीक है ना, इसकी भी एक आता है, इसकी भी, ये दोनों इकट्ठे लेने भाई, सारे इकट्ठे लेने, जितने भी हो सके सारे इकट्ठे करते हो, ये फाई 1। उसके बाद में फाई 0 या फाई नॉट, वो कितना हुआ, बाकी बच गया कांस्टेंट वाला, ठीक है। तो ये इस तरह अपन
समूह करना उनका। तो इसमें बड़ी सी बड़ा घात, टोटल घात कितनी है? 4 है, 4 है। तो प्रत्येक पद की घात कितनी है? 4 है। तो यानी ये बहुपद है 4 घात का मिल गया हमें। तो 4 घात का है तो इस प्रकार से समूह कर दिया, फिर 3 घात वाले, फिर 2 घात वाले। ये है भी फाइ n, ये फाइ n माइनस में 1, फाइ n माइनस में 2, फाइ n माइनस में 1, फाइ n माइनस में 0 यानी फाइ n। ठीक है, तो इस फाइ नोट, तो इस प्रकार से हमें ये फाइ मिलते रहेंगे समीकरण के अंदर। तो आपने x और y की जगह पुट करेंगे तो फाइ m क्या रहेगा? अब बात ये आई है, फाइ m क्या रहेगा? फाइ m, फाइ जैसे 4 मैं करने जा रहा हूं, फाइ 4m, तो वो क्या रहेगा? x की जगह 1 पुट कर दो, y की जगह m पुट कर दो, तो यानी m और प्लस में x की जगह 1 पुट करेंगे, y स्क्वायर, यानी y की जगह तो m रखना है, y की जगह m रखेंगे तो m स्क्वायर। तो ये 5/4m मिल गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद में मैं निकालना चाहूं तो 5/3m, 5/3m, तो 3 घात वाले तो इसमें मौजूद ही नहीं है, तो वो तो 0 ही होगा। 5/2m निकालना चाहूं तो 5/2m, तो 5/2m ये रहा, इसमें x की जगह 1 रखोगे और y की जगह m रखोगे, तो ये 1 यानी ये m, यानी m ही हो गया। उसके बाद में 5/1m क्या रहेगा? तो x की जगह 1 रखोगे और y की जगह m रखोगे, 1 प्लस में m, 1 प्लस में m। ठीक है, 5 नॉट, यानी वो किस 5 नॉट m, वो क्या रहेगा? वही जिसकी कोई घात नहीं है, तो यानी ये 1 रहेगा। तो इस प्रकार से आपने ये निकालने हैं। ठीक है भी n का भी निर्धारण हो गया, यानी n 4 आया है। ठीक है, बड़ी से बड़ा बहुपद जो भी है इसमें, इस पूरे में से, तो n का भी निर्धारण हो गया। तो यानी इसके असमतोट कितने हो गए? मैक्सिमम नंबर असमतोट कितने हो सकते हैं इसके? 4 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो गए। 4 सरल रेखाओं से ही बना हुआ है ये। ठीक है, इसके 4 सरल रेखा ही बनेगी, जो किसी वक्र को अनंत पे जाके छूने की कोशिश कर रही है, वो सरल रेखाएं। ठीक है भी, तो इस प्रकार से हमें इसको लिखेंगे। उसके बाद में फिर प्रोसेस क्या रहेगा? प्रोसेस नंबर 1, जो बड़े से बड़ा बहुपद बना था, यानी 5/4m बना था, उसको शून्य के बराबर रखेंगे। तो 5 इसमें यहां पे 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है कि बड़ी से बड़ी घात कितनी है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं n लिखना शुरू कर दूं, तो 5n, m को शून्य के बराबर रखेंगे। तो अब ये तो 4 का केस है, तो हमें पता है कि इसको शून्य के बराबर रखेंगे। शून्य के बराबर रखेंगे तो इसके मूल निकालेंगे। मूल निकलेंगे कितने? 2 मूल निकलेंगे भाई। ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल ये लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो 2 मूल निकलेंगे, तो यानी m स्क्वायर प्लस में 5nm, क्योंकि n की जगह 4 लिया है, यानी ये एग्जांपल लेके चल रहा हूं और ये मेथड करवा रहा हूं मैं साथ में साथ। तो m स्क्वायर प्लस में m इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है? इसके मूल निकलेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो मूल निकलेंगे m1, m2, m3 एंड सो mn। तो यानी इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता 2 घात का बड़े से बड़ा, तो यानी इसके असमतोट कितने बने? यानी m के मान m1 और m2 ही 2 ही निकलेंगे मूल। ठीक है भाई, इसके मूल सोल्व कर लो, m के मान कितने होंगे? 2। उसके बाद में फिर इसका प्रोसेस क्या रहेगा? नंबर 2, c निकालेंगे। c के लिए क्या लिखेंगे? 5n, इसका डेरिवेटिव, और 5 इससे एक कम बड़ा, n माइनस में 1 और m, और ये माइनस का। तो इसके अंदर c निकालने का तरीका क्या रहेगा? c इज इक्वल टू 5n का मान तो 4 था, 5/4 लिखो, और m उसका डेरिवेटिव ज्ञात करो, और 4 में से एक गया, 4 में से एक गया 3, तो 5/3 और m। 5/4 कितना? 5/4m कितना है? ये एग्जांपल लेके चलो। 5/4m ये रहा, इसका m के सापेक्ष में डेरिवेटिव करोगे तो लिख दो फिर 2m प्लस में 1, 2m प्लस में 1। ठीक है भी, 2m, मतलब ये एग्जांपल सा लेके चलो, मैं वो बात नहीं है। 5/3m कितना है? वैसे ही 0 है, तो 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा? 0। चलो, फिर ये इस प्रकार से ये मान मिलते हैं। m1 डालेंगे यहां पर, फिर m2 डालेंगे, फिर m3 निकालेंगे, यानी m1 यहां पर डाला था तो हो सकता है ये 0 ही आएगा। m1 डालो तो यहां पर m2 डालो, क्योंकि ये परमानेंट 0 ही है। ठीक है, तो यानी c1 का मान 0 और c2 का मान भी दोनों ही 0 मिलेंगे यहां पर इस केस में।
इसके संगत मतलब क्या है, C1 C2, जैसे m का मान यहां पर डालेंगे तो C1 प्राप्त हो जाएगा, M2 का मान डालेंगे C2, M3 का मान डालेंगे C3, ठीक है, और इसी प्रकार ये मिलते रहेंगे। ये तो केस लेके चल रहा हूं स्पेशल, ठीक है। उसके बाद में अब हो सकता है कि ये दो मूल समान हो, दो मूल समान हो तो फिर निकालने का तरीका नंबर 3, तो फिर वो मैंने बताया था सी स्क्वायर यानी सी निकालने का तरीका, दो मूल m1 m2 m3 तीन इक्वल है तो वो क्या बनेगा, सी स्क्वायर 2 फैक्टोरियल 5 mn और m और वो कितनी है, दो डेरिवेटिव प्लस में C1 और 1 फैक्टोरियल और 5n माइनस में 1 और 1 डेरिवेटिव प्लस में C, ये तो 1 बनेगा और ये 5n माइनस में 2 और बस कोई डेरिवेटिव नहीं और इसको शून्य के बराबर रख देंगे तो C1 C2 बस ये दो मान मिल जाएंगे, ठीक है भाई। दो मूल समान हो गए थे, वो केस ले रहा हूं, दो मूल समान हो गए थे m1 और m2, यानी मैं लिख देता हूं m1 इज इक्वल टू m2 जब बराबर है तो उस केस में C1 C2 कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से ये कर देंगे और जैसे ही ये सारे मान निकलते रहेंगे तो इनकी असमटोटों की संख्या नंबर 4, असमटोट सारे मूल डिफरेंट थे तो C1 C2 यहां से प्राप्त हो जाएंगे तो असमटोट क्या बन जाएंगे, तो y पहला असमटोट है m1x प्लस में C1, y इज इक्वल टू m2 x प्लस में C2 और ये चलता रहेगा। और अगर जो दो मूल समान है तो y इज इक्वल टू mx प्लस में C1, क्योंकि m1 m2 मान लेते हैं कि समान थे, y इज इक्वल टू mx प्लस में C2 और बाकी के डिफरेंट डिफरेंट बच गए वो इस मेथड से हमें याद करते रहेंगे और ये हमारा प्रोसेस रहेगा, ठीक है भी। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं और उसके बाद में फिर एग्जांपल बाद में करेंगे हम, क्योंकि वीडियो लंबी होने जा रही है। ये कैसे लिखते हैं समीकरण को अब मैं एग्जांपल के द्वारा बता दूंगा। पहले एक सरल सा एग्जांपल लेते हैं फिर उसके बाद में टिपिकल आ जाएंगे। प्रोसेस बता दिया, ऐसे ऐसे काम करने हैं, ये प्रोसेस याद नहीं रहता बट काम ऐसे ऐसे करना थोड़ा सा पता लग जाए तो देखो। प्रूव दैट असमटोट ऑफ फॉलोइंग करो इज फॉर्म ए स्क्वायर। असमटोट क्या होता है, सरलरेखा और हमें सिद्ध करना है कि एक समीकरण दे रखा है हमारे पास है, कोई बहुपद समीकरण दे रखा है तो उसके कहता है कि जो असमटोट निकलेंगे, असमटोट निकलेंगे वो ये कहता है कि 4 निकलेंगे जो भी है तो वो चारों के चारों एक वर्ग का निर्माण करेंगे, हाँ एक स्क्वायर बना देंगे, चारों रेखाएं है ना स्क्वायर बनाएगी। चलो ठीक है देख लेते हैं। तो यानी पहले तो 4 असमटोट निकालेंगे फिर उनको ड्रा कर देंगे, क्योंकि हमें पता है असमटोट क्या होती है, सरल रेखा होती है और सरल रेखा को ड्रा करना हमें आता ही है और चारों मिलकर एक स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। ये सिद्ध करना है। चलो देखते हैं, अभी एग्जांपल लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में ए की क्यूब, एक्स प्लस में वाई और प्लस में ए की 4 और इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई समीकरण दिया हुआ है एक्स वाई के अंदर, ठीक है। सबसे पहले असमटोट निकालने हैं, इसके असमटोट निकालने हैं तो प्रोसेस में क्या देखा था, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के समांतर कोई असमटोट है तो वो निकालो। तो एक्सो के समांतर है, एक्सिस के समांतर, एक्सिस के समांतर, एक्सिस में दोनों ही आगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों समांतर असमटोट। तो देखेंगे एक्स की बड़ी से बड़ी घात, पहले एक्स एक्सिस के समांतर, एक्स एक्सिस के समांतर, के समानांतर असमटोट। तो एक्सिस के समांतर असमटोट ज्ञात ना, एक्स की बड़ी से बड़ी घात कितनी है 2। तो लिखो समीकरण के अंदर एक्स की बड़ी से बड़ी घात कितनी है 2, तो उसका गुणांक कितना है, एक तो वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहां पर भी पड़ा है तो उसका गुणांक कितना है, इनको दोनों को इकट्ठा करो। कई बार कई जगह पड़े होते हैं एक्स स्क्वायर, कई जगह पड़े होते हैं तो उनको सारे को इकट्ठा करो और एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो। तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो एक्स का एक गुणांक तो वाई स्क्वायर था और एक माइनस ए स्क्वायर था, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं आया, ठीक है, मिक्सअप है कांस्टेंट और चर का, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स की बड़ी से बड़ी घात 2 ही थी, उसका गुणांक ये मिला है, ठीक है। तो उसको 0 के बराबर रखो, यही तो बताया था उसमें 0 के बराबर। तो y का मान कितना आ गया, प्लस माइनस में a,
तो y इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू माइनस में a, बस ये असमतोट ही निकल गए, ये असमतोट, यानी ये सरलेखा कोई समीकरण तो y इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू माइनस a। ड्रा भी करना शुरू कर देते हैं अपन। मान लेते हैं कि ये y इज इक्वल टू a, ये a दूरी इतनी है, तो y इज इक्वल टू a का ग्राफ ये सरलेखा, और y इज इक्वल टू माइनस a का, तो जितनी ऊंचाई पे ये किया था वैसे इतना नीचे ये, तो यहां पर भी सरलेखा खींचो। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, दोनों को ड्रा कर दिया। अब आप निकालेंगे y एक्सिस के समांतर, y एक्सिस के समांतर असमतोट। तो यानी y की बड़ी से बड़ी घात कितनी है, x स्क्वायर है, सॉरी y स्क्वायर, उसका गुणांक y स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, y स्क्वायर का गुणांक कितना, x स्क्वायर है एक तो, और y स्क्वायर का गुणांक कितना माइनस a स्क्वायर है, इकट्ठे करेंगे, ठीक है, और इस गुणांक को शून्य के बराबर, तो अतः x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x के मान भी वही उस जैसे ही आगे प्लस माइनस में a, तो यानी x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू माइनस में a, डायरेक्ट असमतोट निकल गए, ठीक है, डायरेक्ट मैंने बताया था पैरेलल टू x एक्सिस y एक्सिस निकलेंगे तो डायरेक्ट ही निकल जाएंगे, समीकरण ही निकल जाएंगे, वो देखा के x इज इक्वल टू a का ग्राफ, तो हमें पता है ये दूरी x y इज इक्वल टू a थी, तो इतनी ही हमें लेंथ लेनी है और इतनी ही हमें इसमें काटनी है, तो x एक्सिस x इज इक्वल टू a का ग्राफ तो ये होगा, और इसी प्रकार x इज इक्वल टू माइनस a माइनस a, तो उसका ग्राफ क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस a का ग्राफ, x इज इक्वल टू a का ग्राफ, y इज इक्वल टू माइनस a का ग्राफ, y इज इक्वल टू a का ग्राफ, ठीक है भाई। तो इनसे बंद आकृति क्या बनी थी, ये बंद आकृति, ये तो x एक्सिस और ये y एक्सिस है, इनको छोड़ दो, तो एक तो रेखा ये बन गई, एक रेखा ये बन गई, एक ये बन गई और एक ये, क्या ये वर्ग बनाती है, देख लेते हैं। हमें पता है ये लेंथ कितनी है, a है, तो ये भी कितनी है माइनस a को छोड़ दो, लेंथ कितनी है, a है, ठीक है, a और a कितनी बन गई 2a, इसकी लेंथ तो 2a है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, अपन पता है कि ये कितनी है a और ये कितनी है a है, चाहे माइनस की कोई बात नहीं, ऐड करेंगे तो लेंथ नेगेटिव नहीं लेते तो पॉजिटिव लेते हैं, तो a और ये कितनी बन गई 2a, तो ये लेंथ भी 2a है, ये भी 2a है, और हमें पता है एक दूसरे को, हमें पता है ये क्या है, इसके समांतर है, और ये क्या है, इसके समांतर है, तो यानी एक दूसरे को लंबवत भी काट रही है, ठीक है, तो ये भी एक दूसरे को लंबवत काट रही है, लंबवत काट रही है, लंबवत है, तो यानी तो ये भी 2a है, ये भी 2a है, तो ये तो एक वर्ग है, अतः यह एक वर्ग है, अतः x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू माइनस में a, y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू माइनस a से एक वर्ग का निर्माण हुआ है, ठीक है, वर्ग का निर्माण हुआ है, और जिसकी भुजा कितनी है 2a, जिसकी भुजा कितनी है 2a। अच्छा, हमें पता है कि ये जो बहुपद था, इसकी बड़ी से बड़ी घात, मतलब टोटल पहला बहुपद, मतलब ये जो पद लिया है ना, पहला पद, टोटल घात कितनी है 4, और में देखो बड़ी से बड़ी घात x स्क्वायर है वैसे तो, और फिर क्या है, इनको अलग अलग करेंगे तो ये दो घात के बन गए, तो यानी ये इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी होगी 4 काउंट होगी, मतलब टोटल, ठीक है, तो यानी 4 काउंट होगी, तो इसके असमतोट 4 ही निकलेंगे, और 4 तो निकाल चुके हैं। क्या इसके तिर्यक असमतोट हो सकते हैं, नहीं, और तो असमतोट हो ही नहीं सकते भाई, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि बहुपद की जो डिग्री है वो 4 थी, और असमतोट 4 तो हमारे निकल चुके हैं, तो यानी तिर्यक असमतोट और कोई नहीं है, यानी एक्सोजो को समांतर को छोड़ के और कोई असमतोट इसके नहीं निकलेंगे, तो 4 ही निकलने थे, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि इसका असमतोट कितने निकल सकते हैं, वो नहीं पता होगा तो हमें पता क्या लगेगा कि भी कितने हमने असमतोट छोड़ दिए, ठीक है। तो आज तो सर इस क्वेश्चन के अंदर बस पैरेलल टू एक्सिस और वाई एक्सिस के असमतोट ही थे, आगे पढ़ेंगे उनमें तिर्यक भी आएंगे, वो तिर्यक कैसे निकालेंगे तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है भी। तो इसको थोड़ा सा जो है रिकैप आप पढ़ना ध्यान से, और पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, असमतोट बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके।